गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आवाज आ रही है सबको ना? क्या आवाज सबको आ रही है? वो थोड़ा हैंग करता हो, आराम आराम से कीजिएगा तब होगा। हाँ, थोड़ा आराम अब कीजिए, एक बार क्लिक करके छोड़ दीजिए। आप यहाँ एक बार क्लिक कीजिए, अपने छोड़ 2 मिनट बाद हो जाते हैं। बंद हो जाता है ये यूनिवर्सल है ना। इज देयर इज डीपीपी कमिंग इन एग्जाम? कौन सा डीपीपी? हर बार एग्जाम में जो डीपीपी कराऊंगा वही आएगा क्या? अब वो सब कहानी खत्म हो गया। 2 बार एग्जाम हो गया, बता दिया। अब हर बार वही करूंगा क्या कि ये यहाँ से आएगा और उसका आंसर तुम छाप दोगे? अब इन लोगों का सिलेबस, तुम लोग का सिलेबस मालूम है ना क्या रहा है? एग्जाम का डीपीपी मिला है ना तुम लोग को? गोडावत का वॉल्यूम वॉल्यूम मिला है ना सबको? पीडीएफ है, मिला है कि नहीं मिला है? तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन आएगा और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल आएगा। क्या आएगा? पूरा पीरियोडिक टेबल आएगा। पूरा पीरियोडिक टेबल बोले तो पीडीएफ में से लिख लो, पीडीएफ में से आएगा, वो आएगा क्या? इंट्रोडक्शन टॉपिक होगा, इंट्रोडक्शन प्लस आएगा लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल 2 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और आपका जो लेवल होगा वो लेवल 1 क्लास वर्क और होमवर्क से आएगा। लेवल 1 क्लास वर्क और होमवर्क से आएगा। ये टॉपिक लिख दो, यही एग्जाम में इतना से आएगा। जिसको पीडीएफ नहीं मिला है अपने क्लास कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है? क्लास कोऑर्डिनेटर कौन है आपके? जो भी है, किशोर सर और ये विठल सर, जो भी आपके क्लास कोऑर्डिनेटर है उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। हाँ, तो उनसे आप, मैं बता दिया एग्जाम में क्या आएगा, समझ में आएगा ना क्या आएगा? लेवल 1 क्लास वर्क और होमवर्क का टॉपिक कौन सा होगा? हाँ, टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन और दूसरा टॉपिक होगा लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। उस पीडीएफ में लेवल 2 नहीं, लेवल 1 करना है, क्लास वर्क और होमवर्क करना है। लेवल 2 लिखा हुआ है क्या? नहीं ना, तो क्यों आएगा? चलो आगे मैं टीच करूं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसको फिर से बताना है। लेवल 1 में क्लास वर्क और होमवर्क में 2 टॉपिक करना है, इंट्रोडक्शन और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। इसी से एग्जाम में आएगा। समझ में आ गया? अब किसी को डाउट नहीं है ना? अब कोई ये सब नहीं पूछेगा कि कहाँ सब आएगा, लिख दिया मैं इतना ही में से आएगा। सर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल ए, लेवल ओ, जो लिखा है उसी में से आएगा। चलो, कोई मिस्टेक अगर की में है तो अपने क्लास कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कीजिए, वो हमसे बात करके करेक्शन कर लेंगे। कोई भी तुम्हें डाउट आ रहा है चीजें की करेक्शन है, अपने क्लास कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कीजिए। 50 बार फोन करो उनको। चलो, हम कल बात कर रहे थे किसका? एटॉमिक रेडियस का है क्या? कंपेयर कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे
टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो राइट डाउन हेडिंग टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब कंपेयर कर लोगे ना सब है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कंपेयर कर लोगे ना। चलो हेडिंग डालो टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। उसके बाद एक्सेप्शन आएगा, आफ्टर दैट एक्सेप्शन। अब देखो टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस जो है वो 4 टाइप का होता है। पहला होता है आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। दूसरा होता है कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस। और तीसरा होता है मेटालिक रेडियस। तीसरा क्या होता है? मेटालिक रेडियस। तीसरा होता है मेटालिक रेडियस। और फोर्थ वन होता है मेटालिक रेडियस को हम क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। मेटालिक रेडियस को हम क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। और फोर्थ वन जो है वो है वैन वाल रेडियस, वैन वाल रेडियस, वैन वाल रेडियस। तो आयनिक रेडियस को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हमारे मन में डाउट आना चाहिए कि ये डिवाइड क्यों किया गया है, क्यों रेडियस का टाइप बनाया गया है। उसका आंसर ये है कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा एलिमेंट होते हैं। कुछ आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, कुछ कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, कुछ मेटल होता है, कुछ इनर्ट गैस होता है। अगर तुम ये सोचो कि मान लो तुम्हें मेटल दे दिया गया, कोई भी आयरन कॉपर, और तुम्हें उसका बोला गया कि इसका रेडियस लैब में कैलकुलेट करो। हम तो यहाँ पर थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं ना कि इसका किसका बड़ा होगा रेडियस, किसका छोटा होगा। मान लो एक्चुअल में कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए कि जो जाओ लैब में कैलकुलेट करके लाओ मेटालिक रेडियस का, तो मेटालिक रेडियस का जो कैलकुलेशन होगा वो मेटालिक प्रोसेस से किया जाएगा। मेटल का अगर कोई आयनिक बॉन्ड बनाता है तो उसका रेडियस आयनिक यानी केटाइन और एनाइन का रेडियस आयनिक रेडियस से कैलकुलेट किया जाएगा। यानी जो आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड बोले तो जैसे NaCl। अब NaCl में सोडियम का रेडियस हम आयनिक मेथड से करेंगे। और अगर जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट, जो कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, जो कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, जो कोवैलेंट कंपाउंड बनता है जैसे CH4 मीथेन वगैरह, तो उसके लिए हम ये रेडियस कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लो जो मेटालिक रेडियस होता है, जैसे मेटल का, मेटल जैसे बोल लो कॉपर का निकालना हो, आयरन का निकालना हो, जिंक का निकालना हो, तो हम मेटालिक रेडियस यूज करेंगे। वैन डर वाल रेडियस ये सब लिख रहे हो ना, ये सब भी वैन डर वाल रेडियस जो हम कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे इनर्ट गैस के लिए। इनर्ट गैस के लिए हम वैन डर वाल मेथड यूज करते हैं। जैसे हीलियम का अगर
रेडियस कैलकुलेट करना हुआ। आवाज आ रही है ना सबको? हीलियम का अगर कैलकुलेट करना होगा, नियॉन का कैलकुलेट करना होगा, आर्गन का कैलकुलेट करना होगा, क्रिप्टन का करना होगा, जेनॉन का करना होगा, तो हम इस मेथड का यूज करेंगे। इनर्ट गैस का अगर रेडियस कैलकुलेट करना होगा तो हम वैन डर वाल मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पीरियोडिक टेबल में बहुत अलग अलग एलिमेंट होते हैं। वैन डर वाल, इसको ये भी बोल सकते हो कि नॉन मेटल के लिए, ये भी लिख लेना, नॉन मेटल के लिए। नॉन मेटल के लिए हम कोवैलेंट रेडियस मेथड यूज करते हैं। वो मेथड लैब में कैसा होता है वो अलग बात है, वो थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। लेकिन हमें पीरियोडिक टेबल में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, इनर्ट गैस भी है, कुछ आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं, तो सबका क्राइटेरिया अलग अलग होता है। इस मेथड को भाई अगर मेटल को निकालना है तो मेटालिक रेडियस से कैलकुलेट करेंगे। इनर्ट गैस का कैलकुलेट करना होगा, मेटलवाइड वो देखेंगे हम कैसा बॉन्ड बना रहा है, कोई इसके लिए पर्टिकुलर नाम नहीं है मेटलवाइड के लिए। ठीक है, बता दे, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, जैसा हम बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बनाएगा तो आयनिक में करेंगे, और कोवैलेंट बनाएगा तो कोवैलेंट में करेंगे, कोई उसका पर्टिकुलर ऐसा नाम नहीं है। एज फॉर योर कंपाउंड, कैसा वो कंपाउंड बना रहा है। तो आयनिक कंपाउंड के लिए हम बनाएंगे आयनिक रेडियस, कोवैलेंट कंपाउंड के लिए बनाएंगे कोवैलेंट रेडियस, मेटल वगैरह का रेडियस के लिए हम बनाएंगे मेटालिक रेडियस, और वैन डर वाल इनर्ट गैस के लिए होता है। ठीक है, ये सब भी लिखे हो ना, किसके लिए क्या यूज होता है। ठीक है, तो बाकी हमें रेडियस में कोई ज्यादा हमें डिफिनेशन नहीं पढ़ना है, मतलब कि सर रेडियस कैसे कैलकुलेट किया, एक्सपेरिमेंटल ज्यादा हमें नहीं जानना है। तो थोड़ा बहुत हम जानना चाहते हैं कि आखिर रेडियस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो थोड़ा सा हम डिफिनेशन जान लेते हैं कि किसका क्या क्या होता है। तो पहला अब हेडिंग डालो आयनिक रेडियस, हेडिंग डालो आयनिक रेडियस। राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग इज आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस को जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे NaCl दिया है, NaCl इज आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड है। अब इस आयनिक कंपाउंड में हमें मान लो रेडियस निकालना है सोडियम का और रेडियस निकालना है क्लोरीन का। कैसे निकालेंगे, हमें रेडियस इनका कैलकुलेट करना है। तो देखो ये है सोडियम और ये है क्लोरीन, ठीक है, दोनों एक दूसरे का टच किया रहता है। दिस वन इज ए सेंटर ऑफ सोडियम प्लस और दिस वन इज ए सेंटर ऑफ क्लोरीन माइनस। तो ये दोनों का सेंटर का डिस्टेंस है। दिस वन इज ए न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन क्लोरीन एंड सोडियम। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है, अब ये थोड़ा सा इमेजिन करना है कि जो डिस्टेंस ए और बी का है, यानी रेडियस ऑफ सोडियम इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए और बी डिवाइड बाई 2, यानी सोडियम का अगर रेडियस निकालना है तो ये डिस्टेंस को जस्ट आधा कर देंगे ना, तो हमारा रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये इमेजिन करना पड़ेगा, क्लोरीन का ज्यादा होता है, ये कम होता है, तो ये लैब में सब बातें किया जाता है कि किसका कितना % ज्यादा होता है, उसके अकॉर्डिंग जब डेटा आता है ना तो उसको घटा बढ़ा दिया जाता है, मतलब एरर आएगा इसमें। तो हमें वो सब करना नहीं, एरर कितना आएगा क्या आएगा, तो हम सीधा सीधा अगर इसका रेडियस निकालना है तो ये डिस्टेंस हम निकाल देंगे और ये डिस्टेंस को जस्ट आधा कर देंगे, तो इसका रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, क्लोरीन थोड़ा बड़ा होगा तो कितना % बड़ा होता है वो लैब में उनको मालूम रहता है, उसके अनुसार से वो घटा बढ़ा देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि आयनिक रेडियस का डिफिनेशन क्या होगा, तो आयनिक रेडियस का जो डिफिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ केटायन एंड एनायन। लिखेंगे हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ, इसको हम सेंटर को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस ऑफ
केटाइन एंड एनायन, केटाइन एंड एनायन, यानी केटाइन और एनायन के डिस्टेंस मेजर करके आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो केटाइन या एनायन का निकल जाएगा। यानी इसको आधा कर दोगे तो ये निकल जाएगा। और इस केस में हम ये एक बात और करेंगे कि इसमें इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड के केस में केटाइन और एनायन एक दूसरे को टच किया रहता है, जस्ट टचिंग कंडीशन में होता है। केटाइन एंड एनायन, जो इसका ऑर्बिटल्स होता है वैलेंस शेल, वो टच किया रहता है। केटाइन एंड एनायन आर टच टू ईच अदर, जस्ट टच टू ईच अदर। इससे क्या मीनिंग निकलेगा? इससे मीनिंग निकलेगा, हम आगे जैसे बढ़ेंगे तो इससे हम मीनिंग निकालेंगे। ठीक है, तो ये है आयनिक कंपाउंड का रेडियस। तो इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो अभी तक कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं बताऊंगा आगे। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयनिक कंपाउंड के लिए आपको रेडियस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप जानते ही हो कि आयनिक कंपाउंड के लिए रेडियस, तो यहाँ से बस आपको ये बेसिक चीजें जानना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछेगा आई विल डिस्कस लेटर, मतलब इसके बाद। सोडियम का रेडियस ए और बी के डिस्टेंस के जस्ट आधा होगा। आरसीएल का भी निकालना होगा तो ऐसे निकालेंगे क्लोरीन का। इस केस में थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा, क्लोरीन का थोड़ा ज्यादा होगा तो लैब में साइंटिस्ट फर्स्ट इमेजिन करना पड़ेगा, लैब में साइंटिस्ट को मालूम रहेगा कितना परसेंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ हम केटाइन और एनाइन को लगभग इक्विवेलेंट मान के चल रहे हैं। कैन वी ड्रा डायग्राम? तुम्हारा मन क्या कर रहा है? डायग्राम नहीं निकालोगे तो फिर कैसे होगा? मैं पागल हूं जो डायग्राम निकाल के दिया हूं, गधे। हाउ इज एग्जैक्टली हाफ? देखो विदिता, मैं कहाँ बोल रहा हूँ एग्जैक्टली हाफ होगा, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि एजम्पशन है ये। जरूरी नहीं कि उतना ही होगा, ये मान लिया कि इमेजिन करना है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ एग्जैक्टली हाफ होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तुम सही बोले हो, एग्जैक्टली हाफ नहीं होगा। मैं कई बार ये बात बोला कि लैब में साइंटिस्ट को मालूम होता है कि कितना परसेंट एरर आया है। मैं ये बोला हूँ एरर आता है इसमें, ये एरर कितना परसेंट आएगा ये उनको मालूम होगा। प्योर कंपाउंड का कैसे निकालेंगे? कौन सा प्योर कंपाउंड, जैसे नाम बताओ। ये
ये कंपाउंड का ना, ये जो निकालने का तरीका है ना, बस हमें केवल जानना है, इसके बारे में बाकी सोचना नहीं है। नहीं प्योर, नहीं प्योर, प्योर नहीं फुल, मतलब सर प्योर नहीं फुल, फुल मतलब, तो ये तुम्हें ये नहीं सोचना है कि सर एग्जैक्ट हाफ होगा, नहीं एग्जैक्ट हाफ नहीं होगा, एरर आता है। तो हमें वो सब जानना नहीं कि एरर कितना परसेंट आता है, कितना नहीं होता है, क्या होता है, बस ये हमें मेथड को जानना है कि आयनिक कंपाउंड का रेडियस को आयनिक मेथड से निकाला जाता है। रेडियस जो दिया जाता है वो गिवन होता है, मतलब डिस्टेंस गिवन होगा, हमें रेडियस निकालना होगा। हमें ज्यादा इस पे सोचना है कि क्वेश्चंस कैसे आएगा, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करके चलना है। एग्जैक्टली हाफ नहीं है तो फॉर्मूला में कैसे आएगा, अपॉन 2 मान लेना है। एग्जैक्टली हाफ मैं कई बार बोला कि इमेजिन करना है ना, फॉर्मूला में 2 कैसे आएगा, वो मैं गधेड़े, ये कई बार मैं बोल रहा हूं कि ये सेम अगर नहीं है, ये तुम्हें यहाँ पर एग्जैक्ट सम सेम नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत एरर आएगा, वो एरर हमें नहीं मालूम होता कि कितना परसेंट आएगा। तो अगर मान लो हम आधा करेंगे, मान लो हमारा आधा यहाँ आ रहा है और रेडियस यहाँ है, तो कितना का कमी आएगा वो साइंटिस्ट को मालूम होता है, कितना परसेंट एरर आएगा वो उनको मालूम होता है, हमें नहीं मालूम है कि कितना परसेंट एरर आएगा। तो थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन हमारे को क्वेश्चन बोला जाएगा तो हम आधा ही करेंगे, क्योंकि हमें एरर कितना है वो नहीं मालूम है। नेक्स्ट है कोवैलेंट कंपाउंड, सेकेंड वन इज कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट रेडियस। अब कोवैलेंट रेडियस जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, इनमें कोवैलेंट कंपाउंड है ये। अब तुम कैसे जानोगे सर कोवैलेंट है, तो अभी के लिए जानो ना, जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ये कोवैलेंट कैसे है। ये जितने भी कंपाउंड लिखा हुआ है ना वो सब कोवैलेंट है, सब क्या है, कोवैलेंट है। अब क्लोरीन और क्लोरीन है, तो देखो Cl2 है, तो अब Cl2 में क्या होता है, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, Cl2 में ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, तो जो ये क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एटम बनता है, उसके बीच में ये जो दोनों ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप होते हैं, इसको हम बोलते हैं ओवरलैप। ये टचिंग कंडीशन में नहीं होता है, टचिंग कंडीशन में नहीं होता है। तो अगर हमें क्लोरीन का रेडियस निकालना है तो हम इसके बीच का सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस निकालते हैं, तो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस डिवाइड बाई 2 करेंगे। अगर सोचोगे तो डिवाइड बाई 2 कहीं यहां पर आएगा, जबकि इसका रेडियस ये है, मतलब कुछ ना कुछ एरर आएगा। ये कितना परसेंट एरर आता है ये साइंटिस्ट को मालूम होता है, लेकिन हम ऐसे ही करेंगे, ये मान के चलेंगे हमारे लिए एरर कोई काम का नहीं है, हम नहीं जानते एरर, ये डिस्टेंस निकाला जाएगा। तो हम लिखेंगे कि रेडियस ऑफ क्लोरीन कैसे निकलेंगे, दोनों का सेंटर का डिस्टेंस, यानी कोवैलेंट रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे, कोवैलेंट रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज हाफ ऑफ, इसको भी हाफ ही बोलेंगे, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हाफ करेंगे, लेकिन कुछ एरर आएगा तो मान के चलना है कि थोड़ा बहुत एरर आएगा, वो हमें नहीं मालूम है, जितना भी आएगा एरर हम बस हाफ ही करके आंसर बोलेंगे, यानी हमारा एरर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आएगा, लेकिन हमें एरर से कोई लेना देना नहीं, कितना आएगा कितना नहीं आएगा, तो ये होगा। अब यहाँ पर एक चीज हम ये भी लिखेंगे कि कोवैलेंट कंपाउंड में, इन कोवैलेंट कंपाउंड में जो एटम होता है वो एक दूसरे के, उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं ओवरलैप होते हैं। तो ऑर्बिटल्स ऑफ, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल्स ऑफ एटम
आर ओवरलैप टू ईच अदर, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जैसे आयनिक में क्या कर रहे थे, टच कर रहे थे, तो इसमें ओवरलैप करेंगे। अब मुझे बताओ, तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रेडियस ऑफ आयनिक बड़ा होता है, आयनिक का रेडियस बड़ा होगा या रेडियस ऑफ कोवैलेंट बड़ा होता है? कौन सा रेडियस बड़ा होगा, आयनिक बड़ा होगा या कोवैलेंट? ठीक है, तनिषा का आंसर है आयनिक, हर्ष का कोवैलेंट। आयनिक आयनिक कोवैलेंट कोवैलेंट, कुछ बच्चों का आयनिक भी है, कुछ बच्चों का कोवैलेंट भी है। तो हमारा आंसर है कि हम बोलेंगे आयनिक बड़ा है। क्यों आयनिक बड़ा है तुम बताओ? क्योंकि आयनिक में एक एटम दूसरे एटम का क्या कर रहा था, टच कर रहा था, और इसमें क्या कर रहा है, जैसे ये मार्कर और ये मार्कर है, ये अभी टच कर रहा है और ये क्या हो गया, ओवरलैप हो गया, और इसमें क्या कर रहा है, ओवरलैप। ओवरलैप करेगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, कहीं समझ लो। तो रेडियस ऑफ आयनिक इज मोर लार्जर देन रेडियस ऑफ कोवैलेंट। तो क्या क्वेश्चन पूछेगा उस पर विशेष ध्यान देना है। तो पहले इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यानी डिस्टेंस अपॉन टू किसका ज्यादा होगा, तो आयनिक का ज्यादा होगा। दो न्यूक्लियस का डिस्टेंस अपॉन टू, यानी ए बी अपॉन टू ज्यादा होगा या सी डी अपॉन टू ज्यादा होगा, ये पूछा जा रहा है। तो हम बोल देंगे कि ए बी अपॉन टू ज्यादा होगा सी डी अपॉन टू से, क्योंकि इसमें ओवरलैप हुआ है। व्हाट इज रिटन आफ्टर डायग्राम, ये 10th क्लास है क्या? आए हो नीट और जेई की तैयारी करने, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है? सबने लिख लिया? बिलो डी डायग्राम, रेडियस ऑफ क्लोरीन इक्वल टू सी और डी का डिस्टेंस डिवाइड बाई टू। रेडियस ऑफ क्लोरीन इक्वल टू सी और डी का डिस्टेंस अपॉन टू। यही है प्योर कंपाउंड, समझ में आ गया? कहाँ गया वो गंभीर? यही है प्योर कंपाउंड, दिस वन इज कॉल्ड प्योर कंपाउंड। अगर कैसे प्योर है वो बाद में समझाएंगे। इसमें 100% कोवैलेंट बॉन्ड होता है, 100% कोवैलेंट करेक्टर होता है। अब ध्यान दो, तीसरा है हमारा मेटालिक रेडियस। तीसरा है हमारा मेटालिक रेडियस।
अब देखो, पहले कि हम मेटालिक रेडियस पढ़े, एक चीज और ध्यान देना कि कोवैलेंट में क्या होता है, ओवरलैप होता है। ठीक है, अरे दोनों का हाफ डिस्टेंस कहाँ आएगा, यहाँ, लेकिन इसका एक्चुअल रेडियस क्या है, ये एक्चुअल है ये, और हाफ आ रहा है ये, इतना के कम ही आ गया है। एक्चुअल है ये यहां से यहां तक, और आधा यहाँ यहीं तक आ रहा है, कम ही आ रहा है। इसमें नोट डाल के लिखना, कंपेयर टू थियोरेटिकल एटॉमिक रेडियस, हाँ उसमें एरर आ रहा है, एरर 30% एरर आता है। कितने परसेंट का, कंपेयर टू थियोरेटिकल एटॉमिक रेडियस, कंपेयर टू एटॉमिक theoretical radius, compared to atomic theoretical radius, हेलो हेलो, हाँ गुड आउट है क्या, हाँ ऊपर ऊपर आइए और गार्ड के पास बोलिए। क्या, अरे आप आओ तो सही, आप आओगे कि सब फोन पे ही बोलोगे। मेटालिक रेडियस में नहीं लिखना है, इसी में लिखना है। अभी मैं क्या बोला, मेटालिक रेडियस में नहीं ना, इसी में लिखना। लिखो, कंपेयर टू थ्योरेटिकल एटॉमिक रेडियस, कंपेयर टू थ्योरेटिकल एटॉमिक रेडियस। थ्योरेटिकल मतलब हम जो यहाँ निकाल रहे हैं, थ्योरेटिकल का मतलब क्या हुआ, जो नोटबुक पे तुम निकालो थ्योरेटिकल है। कंपेयर टू थ्योरेटिकल एटॉमिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस ऑफ एन एटम, कोवैलेंट रेडियस ऑफ एन एटम, कोवैलेंट रेडियस ऑफ एन एटम इज अबाउट 20% shorter, 20% shorter due to overlapping of atomic orbitals, 20% shorter due to overlapping of atomic orbitals, due to overlapping of atomic orbitals। यानी ये 20% का एरर आता है। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर हमें 20% कम नजर आएगा, लेकिन एक्चुअल में वहां पर लैब में 20% ज्यादा होगा। ये सब कितना परसेंट ज्यादा होता है सब साइंटिस्ट को मालूम होता है। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट अभी कोवैलेंट में अगर हम बात करें क्लोरीन का, तो क्लोरीन के अंदर Cl2, ये क्लोरीन एटम है और ये क्लोरीन एटम है। जो इसके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस जो होता है ये C और D, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। यानी क्लोरीन और क्लोरीन का इसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू, यानी C और D के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। लिख लो इसको भी, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। तीन एलिमेंट के लिए कैसे लिखेंगे हम, दो गधेड़े, बॉन्ड लेंथ आए, हाँ नोट में लिखोगे,
जब भी, अच्छा ये बताओ, तुम जब खड़े रहते हो, बहुत जने खड़े हो, तो तुम्हारा डिस्टेंस इससे, डिस्टेंस हमें हमेशा दो ही के बीच में होता है ना। अब मान लो 3 खड़े हो, तो तुम्हारा या तो इसके और इसके बीच में होगा, या तो इसके इसके बीच में होगा। तो हमेशा कंपेयर दो ही के बीच में करोगे ना। अगर 3 भी एलिमेंट आ गया तो कंपेयर किसके बीच में होगा? हमेशा दो ही के बीच में होगा ना, या तो इसके इसके बीच में होगा, या तो इसके इसके बीच में होगा, या तो इसके इसके बीच में आएगा। तो हमेशा कंपेयर दो ही के बीच में होता है। समझ में आया क्या? तो जो डिस्टेंस हमेशा कैलकुलेट करोगे, मान लो 3 भी एलिमेंट आया, मान लो 3 एलिमेंट आ गया, ये और ये, तो हमेशा तो दो ही के डिस्टेंस लोगे ना, कि तीनों को ले लोगे एक ही साथ? गधेड़े, तुम अगर खड़े हो और लोग बहुत खड़े हैं, तो तुम बोलोगे हमारा से उसका डिस्टेंस 1 मीटर है, हमारा से उसका डिस्टेंस 2 मीटर है ना? कि सब एक ही, तीनों के एक ही साथ मिला दोगे कि ये वो सब इतना है। तो दो एटम के बीच का जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस होता है वो होता है, आप 2 मिनट वेट कीजिए। क्या बोल रहे हो रोहन? बट हाउ वी विल अंडरस्टैंड विच टू वी शुड टेक। तुम्हें 2 ही दिया जाएगा, आपको तीसरा के बारे में नहीं समझना है, ठीक है? तुम्हें जब भी दिया जाएगा 2 ही दिया जाएगा। समझ में आ गया? तीसरे के बारे में नहीं सोचना है, कौन सा 2 लेना है। चलो क्वेश्चन लिखो। इन Cl2 molecules, chlorine chlorine bond distance is 198 picometer. Find covalent radius of chlorine. क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन दिया ना, चलो एक का आंसर आया, 2 का आया, रोहन और संकेत का। तीसरा आंसर आया अदिति का, स्वाति का, श्रेया का, श्वेता का। संस्कार का 96 भेजा, गधेड़ा। इसका 66 भी आया है। देखो इसमें कितना होशियार होशियार है। क्लोरीन एटम का, क्लोरीन एटम का डिस्टेंस, क्लोरीन क्लोरीन का डिस्टेंस न्यूक्लियस का कितना है? 198। तो रेडियस ऑफ क्लोरीन क्या होगा? ये डिस्टेंस 198 है, डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 99 पिकोमीटर। तो रेडियस ऑफ क्लोरीन इज 99 पिकोमीटर। 99 पिकोमीटर इज करेक्ट आंसर। गधों की इसमें कमी थोड़े है, काई समझ लो। नेक्स्ट लिखो। इन डायमंड, इन डायमंड, इन डायमंड कोवैलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन इज, इन डायमंड कोवैलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन इज, सॉरी, कोवैलेंट रेडियस ऑफ कार्बन इज, कोवैलेंट रेडियस ऑफ कार्बन इज 77 पिकोमीटर। इन डायमंड
कोवैलेंट रेडियस ऑफ कार्बन इज 77 पिकोमीटर. फाइंड द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन एंड कार्बन एटम. फाइंड द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम. एक आंसर आया, दो आंसर आया, तीन आंसर आया, चार आया, पांच आया. बहुत बढ़िया. आए अब कार्बन जो है ये इसका 177 है, सॉरी 77 है, ये रेडियस है. अब कह रहा है कि डायमंड के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या होगा. एक और कार्बन होगा ना, इसका भी लेंथ क्या होगा 77. क्या तो रेडियस ऑफ कार्बन क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी सी और डी मान लो. तो सी और डी का डिस्टेंस डिवाइड बाई 2. तो ये लेकिन इस बार रेडियस नहीं निकालना, रेडियस दिया है, और सी और डी के डिस्टेंस डिवाइड बाई 2. सी और डी के डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ, तो डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इज नोन एज बॉन्ड लेंथ. मल्टीप्लाई कर दो, 154 इक्वल टू 154 पिकोमीटर इक्वल टू बॉन्ड लेंथ. यानी ये डिस्टेंस जो हो जाएगा 154 हो जाएगा. हाँ दीप, देखो दीप का लास्ट में आया था 37.5. कैसे आ गया दीप 37.5? सबका आया है 154, तुम्हारा आया है, एक और किसी का 72 आया है, एक किसी का 38.5 आया है. एक गधे, तुम लोग पहले क्वेश्चन में पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड लेंथ लिखा हुआ है कि रेडियस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दीप, क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड लेंथ लिखा हुआ था या रेडियस लिखा हुआ था? डबल करना था कि हाफ करना था? तब सर हमेशा हाफ ही कर देंगे. एक गधे, कभी क्वेश्चन भी पढ़ लिया करोगे, क्या करोगे, हाफ करोगे कि फुल करोगे? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो. नेक्स्ट हेडिंग इज क्रिस्टल रेडियस. नेक्स्ट इज क्रिस्टल रेडियस. अच्छा हेडिंग डाल लिए, चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन नेक्स्ट में करा देंगे. नेक्स्ट है क्रिस्टल रेडियस, जिसको हम बोलते हैं मेटालिक रेडियस. मेटालिक रेडियस, तो मेटालिक रेडियस जो है वो थर्ड वन इज मेटालिक रेडियस. मेटालिक रेडियस, और मेटालिक रेडियस जैसा हमें निकालना होगा आयरन का, कॉपर का, जिंक का, मेटल का. हम एग्जांपल में लेते हैं, तो मेटल का जो रेडियस होता है, ये मान लो आयरन है और ये आयरन, यानी आयरन और आयरन के बीच का जो एटम होता है वो अच्छा खासा डिस्टेंस पे होता है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं. तो ये एटम यानी मेटल और मेटल में ना तो टच किया रहता है और नहीं तो ओवरलैप होता है, वो अच्छा खासा एक डिस्टेंस पर होता है. तो इसमें टचिंग भी नहीं होता है और ओवरलैप भी नहीं होता है. ठीक है, इसका डिस्टेंस हो गया ये. हम लिखेंगे रेडियस ऑफ आयरन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ई और एफ, इनके बीच का डिस्टेंस, और डिवाइड बाई 2. तो तुम सोचोगे सर डिस्टेंस तो ये है, डिस्टेंस तो अपना ये है, आयरन का डिस्टेंस, रेडियस तो ये है, और हाफ करोगे तो हाफ यहाँ आएगा. हाँ आएगा, एरर है ये. कितना परसेंट एरर होता है वो साइंटिस्ट को मालूम होता है, इतना ज्यादा, लेकिन हमें हाफ ही करना है. हमें एरर से कोई सोचना समझना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि एरर आएगा, वो हमारे लिए आएगा. साइंटिस्ट को कितना आएगा उनको मालूम रहता है, लेकिन हमें हाफ ही करना है, हमें यही एज्यूम करके चलना है. तो हमें ये लिखना है मेटालिक रेडियस का डिफिनेशन, कि मेटालिक रेडियस डिफाइन एज हाफ ऑफ metallic radius is defined as
half of the distance between two center, टू न्यूक्लियस लिख दो। हमें हाफ ही बोलना है, ठीक है। हमें कुछ परसेंट अप्रॉक्स एरर आएगा, लेकिन हमें क्या बोलना है, हाफ ही बोलना है। वो एरर हमें नेग्लेक्ट कर देना है, सोच लेना है कि हमारे लिए नहीं है। ये सबने लिख लिया। अब मुझे बताओ कि आयनिक रेडियस और कोवैलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस में सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा मेटालिक होगा। क्यों? क्योंकि ये ना तो ओवरलैप कर रहा है, नहीं तो ये टच कर रहा है, ये दूर पे है। तो ये डिस्टेंस, हाफ जो डिस्टेंस आएगा सबसे ज्यादा किसका आएगा? तो हम लिखेंगे मेटालिक रेडियस इज लार्जर देन आयनिक रेडियस, और आयनिक रेडियस इज लार्जर देन कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, मेटालिक रेडियस इज लार्जर देन आयनिक रेडियस और आयनिक रेडियस इज लार्जर देन कोवैलेंट रेडियस। लिखेंगे ना, क्योंकि इसमें ओवरलैप नहीं होता है, इसमें ओवरलैप नहीं होता है। क्वेश्चन लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉपर, राइट ऑन क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉपर, एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के पास वाले, एडजेसेंट कॉपर एटम इन सॉलिड कॉपर is 256 picometer. Then find metallic radius of copper. क्या? तो बहुत जने का आंसर आया, रोहन, संकेत, वराज, संकेत 50 बार आंसर भेजता, निकेत, अनिकेत, श्री गुरु, प्रांजलि, श्रेया, निहारिका, प्रसाद, सबका सही है। 128 होगा, एक का 148 आया है निहारिका का। निहारिका तुम कहां से 148 आ गया तुम्हारा? तो मान लो ये कॉपर है और ये कॉपर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 256। ये 256 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। अब यहाँ दिमाग नहीं लगाना कि सर 128 से कम होगा ना, हम एरर नहीं जान गए, हमें नहीं मालूम है एरर है कि नहीं, मान लेना उतना ही है। हाफ है बस, हाफ, हाफ के अलावा कुछ भी नहीं जानते हम। नेक्स्ट लिखो, वैन डर वाल रेडियस। नेक्स्ट लिखो, वैन डर वाल रेडियस।
van der Waal radius. Fourth one is van der Waal radius. van der Waal radius हम कैलकुलेट करते हैं इनर्ट गैस के लिए, लेकिन इनर्ट गैस को पहले हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू सॉलिड। पहले हम इसको सॉलिडिफाइड करते हैं, सॉलिड में बदलते हैं, प्रेशर बढ़ा के, हीट कम करके हम इसको सॉलिड में बनाते हैं। तो इनर्ट गैस को पहले हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो नियॉन ही है, तो नियॉन और नियॉन के बीच का हमें, नियॉन का और नियॉन का रेडियस चाहिए। तो हम पहले ये देखते हैं कि एक नियॉन से दूसरे नियॉन के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो नियॉन और नियॉन के बीच में ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होता है। यानी कोवैलेंट में तो ओवरलैप होता है, आयनिक में टचिंग होता है, और मेटालिक में और डिस्टेंस बढ़ जाता है, और सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है वैन डर वाल में। तो यहाँ जी और एच लिखते हैं। अब ये डिस्टेंस आधा यहाँ पर आएगा, तो ये 40% एरर आता है। तो हम कोवैलेंट वैन डर वाल रेडियस डिफाइन करेंगे। वैन डर वाल रेडियस इज डिफाइंड एज, वैन डर वाल रेडियस इज डिफाइंड एज half the distance between two nucleus, half the distance between two nucleus, उसको हम वैन डर वाल बोलते हैं। तो रेडियस ऑफ नियॉन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन जी और एच अपॉन 2। तुम बोलोगे सर यहाँ पर आधा आएगा, रेडियस इतना ही है, ये इतना एरर आ गया। ये तो मैं इतना दिखाने के लिए लिखा हूं ना, उतना नहीं होता, 40% एरर होता है। तो एक्चुअल वैल्यू इज 40% मोर देन रेडियस। तो वैन डर वाल रेडियस इज 40% मोर, यानी calculated van der Waal radius is 40% more than actual value। लेकिन हमें सब जानना नहीं है, हमें अगर आएगा तो हाफ ही करेंगे। हम 40% उसका करके नहीं निकालेंगे कि सर 40% उसका करके तब निकाले, वैसे निकाले नहीं। हम ये जानने के लिए बस रखेंगे, हमें हाफ ही करना है, 40% या 20% बढ़ाना घटाना नहीं है। हमें 40%, रुक जाओ, कर रहे हैं, जस्ट कर रहे हैं कैमरा, 2 मिनट थाम्बो, कर रहे हैं हम। तो डिस्टेंस बिटवीन हम दो न्यूक्लियस के बीच में ही देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि 40% ज्यादा है कि कम है, कि उसका 40% निकालना है, उसका 40% कम करना है, कि उसका 40% ज्यादा करना है, ये सब कुछ नहीं करना है। तो अब मुझे बताओ कि मेटालिक रेडियस में और वैन डर वाल रेडियस में सबसे ज्यादा कौन होगा है? तो चारों में से सबसे बड़ा कौन होगा? वैन डर वाल। वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर मोर देन मेटालिक रेडियस या क्रिस्टल रेडियस। हम इसको क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं, क्रिस्टल रेडियस। और क्रिस्टल रेडियस इज मोर देन आयनिक रेडियस, और आयनिक रेडियस इज मोर देन कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस यानी सबसे छोटा कौन होता है? कोवैलेंट। सबसे छोटा कौन होता है? कोवैलेंट। कौन सा लास्ट लाइन का तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? वैन डर वाल रेडियस इज डिफाइंड एज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस। Calculated van der Waal radius is 40% more than actual value. 40% is more than actual value.
calculated van der Waals radius is 40% more than actual value. दीप क्या ही तुम दीप जला रहे हो तुम्हें? दीप दीप प्लस क्यों लिखे हो? काही काही समजलं, काही काही नाही समजलं सांग. Calculated van der Waals radius is 40% more than actual value. चलो क्वेश्चन लिखो. अब कभी कभी क्या होता है कि किसी एटम का हम रेडियस हो सकता है कि क्रिस्टल से भी कैलकुलेट कर दे और हो सकता है कि कोवैलेंट से भी कैलकुलेट कर दे. तो एक से ज्यादा मेथड से भी कैलकुलेट किया जा सकता है. तो राइट डाउन करो क्वेश्चन. क्रिस्टल रेडियस ऑफ लिथियम इज, राइट डाउन क्वेश्चन, क्रिस्टल रेडियस ऑफ लिथियम इज, crystal radius of lithium is, crystal radius of lithium is 123 picometer. 123 picometer. Then find its covalent radius. Then find its covalent radius. 4 ऑप्शन दिया गया है. Crystal radius of lithium is 123 picometer. एक गधेड़े कौन है ये? बड़ा आते हर बार 123/2 ही होता है क्या? एकदम दिमाग के पैदल हो क्या फाइंड आउट करना है? देखो क्वेश्चन, रेडियस ऑफ लिथियम इज 123 पिकोमीटर. देन फाइंड कोवैलेंट रेडियस ऑफ लिथियम. देन फाइंड कोवैलेंट रेडियस. अब कह रहा है कि लिथियम का जो रेडियस है, कौन सा रेडियस? क्रिस्टल रेडियस कितना है? अब लिथियम मेटल है ना, मेटल है. तो इसका रेडियस किस मेथड से कैलकुलेट किया गया है? मेटालिक क्रिस्टल रेडियस से. तो कितना आया? 123. अब मान लो जब ये कोवैलेंट मेथड से कैलकुलेट किया जाएगा, कोवैलेंट मेथड से, कोवैलेंट से, तो जब ये 123 होगा तो ये क्या होगा? हर बार तुम सर डबल कर दो हो जाएगा. अरे गधे डबल करोगे थोड़े आगे, मेटालिक रेडियस दिया हुआ है. तो ये वाला रेडियस पूछा है, कोवैलेंट रेडियस क्या होगा? तो ये 123 होगा तो ये क्या होगा? तो कोवैलेंट रेडियस इज लेस देन 123. एक ने भेजा है, श्रिया माली ने, ग्रेटर देन 123. वाह कितने तेज हो तुम लोग. ये देखो ऑप्शन ए भेज रहा है श्री गुरु. कोवैलेंट रेडियस इज ग्रेटर देन 1/2. ऑप्शन 1 होगा कि 2 होगा? ये भी नहीं तुम लोग को मालूम है कि कोवैलेंट रेडियस इज लेस देन 123. तो मैं कहाँ लेस देन लगाऊं? यहाँ लगाऊं कि यहाँ लगाऊं? अगर तुम कोवैलेंट रेडियस यहाँ लगाओगे 123, 123 से ज्यादा हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 1 कहाँ से हो जाएगा? काई दिमाग कहाँ बेच के आए हो तुम लोग? कोरोना बैच है एकदम सीधे से लग रहा है. चलो नेक्स्ट बताओ. एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज, राइट डाउन क्वेश्चन. एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज, atomic radius of fluorine is
एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज x एंगस्ट्रॉम। एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज x एंगस्ट्रॉम। ए नॉट पिकोमीटर के जैसा है, एंगस्ट्रॉम लिखा जाता है, x एंगस्ट्रॉम। फाइंड द बॉन्ड लेंथ of F2। find the bond length of F2। find the bond length of F2। find the bond length of F2। हाँ, क्या आएगा आंसर? 2x एंगस्ट्रॉम। 2x एंगस्ट्रॉम। किसको एक्सप्लेन करना है? दीप। इसको फ्लोरीन का रेडियस कितना है? x। एक और फ्लोरीन है, फ्लोरीन और फ्लोरीन F2। ये बॉन्ड लेंथ निकालना है। ये x होगा तो ये क्या होगा? x। क्या ऐसे लिखो, रेडियस ऑफ फ्लोरीन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए बी डिवाइड बाई 2। ये दिया है x, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो a और b का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2x। और ये a और b के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? बॉन्ड लेंथ। इसी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे। चलो, लिखो द कोवैलेंट एंड वैन डर वाल रेडियस ऑफ द कोवैलेंट एंड वैन डर वाल रेडियस ऑफ हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। पहला ऑप्शन है 0.37 एंगस्ट्रॉम,
0.8 एंगस्ट्रॉम, 0.7772 एंगस्ट्रॉम और 0.37 एंगस्ट्रॉम। तीसरा ऑप्शन है 0.8 एंगस्ट्रॉम, 0.8 एंगस्ट्रॉम। फोर्थ ऑप्शन है 0.8 एंगस्ट्रॉम और 0.37 एंगस्ट्रॉम। तो जल्दी बताओ। वैन डर वाल रेडियस, कोवैलेंट रेडियस और वैन डर वाल। ये 0.37 है। क्या होगा? कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस और वैन डर वाल। तो कोवैलेंट रेडियस और वैन डर वाल में अगर हम कंपेयर करें तो वैन डर वाल ज्यादा होता है। तो हमें ये देखना, रिस्पेक्टिवली लिखा है क्रम से, मतलब रिस्पेक्टिवली, यानी पहला वैल्यू छोटा और दूसरा बड़ा। तो पहला छोटा और दूसरा बड़ा, ये पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, गलत। पहला छोटा दूसरा बड़ा, ये दोनों बराबर है, गलत। पहला छोटा और दूसरा बड़ा। अब 0.8 बड़ा है कि 0.37? अब सर हमें नहीं मालूम है, हम तो गधे हैं। एक गधे 0.8 बड़ा है ना, और हमें पहला वाला छोटा चाहिए दूसरा वाला बड़ा चाहिए, ये गलत हो गया। ये सही है, ये छोटा है। 37 देख के मत सोच लेना कि 37 ये है। 37 देख के मत सोचना कि ये बड़ा है। ये छोटा है और ये बड़ा है। 0.3 सोचो और 0.8 सोचो, और नहीं तो 80 सोचो और 37 सोचो, जो तुम्हें सोचना है सोचो। 0.8 बड़ा है, तो पहला छोटा और दूसरा बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। कई समझ लो। वैन डर वाल फॉर्मूला, फॉर्मूला इसमें क्या लगाओगे? फॉर्मूला भी लगाओगे क्या जयंत भोसले? फॉर्मूला भी लगाओगे इसमें? फॉर्मूला नहीं लगाना है इसमें, नॉर्मली क्वेश्चन को आइडियल सोच के बनाना है।